10th क्लास। बेटा आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। इस वर्कशीट के अंदर हम हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानेंगे। आपने लास्ट जो वर्कशीट की थी उसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस की बेसिक टर्म्स आपने जानी और समझी। आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस की, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रा रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या क्या पढ़ा था। आप याद करिए, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था एक तो लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट एक ऐसी लाइन होती है जो देखने वाले की आंख से लेकर ऑब्जेक्ट तक की लाइन हो, इमेजिनरी लाइन। हमने एक्चुअली कुछ लाइन ड्रॉ नहीं करनी, एक इमेजिनरी लाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ खड़े हैं और हम इस लाइन से एक पेड़ दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पेड़ की टॉप पे लगे हुए एप्पल को देख रहे हैं तो आपकी आंखों से लेकर उस एप्पल तक की जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए एक एंगल बनाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट का, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट का एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पिछली वर्कशीट में ये टर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब इन टर्म्स का यूज़ कैसे होता है रियल लाइफ सिचुएशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स में, आज हम वर्कशीट में वो समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इस आज की वर्कशीट में कुछ और रिकॉल करने के लिए कहा गया और उसके बेसिस पे आंसर करने के लिए कहा गया। ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि इस सिचुएशन को देखिए जो सीरियल नंबर 1 पे दी हुई है, और इसकी एक फिगर बनाइए और उसको लेबल करिए, ठीक है। तो फर्स्ट सीरियल नंबर में आपको दिया हुआ है टॉवर एंड अ ट्री। हमने सबसे पहले एक लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारा ग्राउंड होगा। इसके ऊपर हमने एक टॉवर खड़ा कर देना है और एक ट्री खड़ा कर देना है। मैंने ट्री वाली लाइन थोड़ी छोटी बनाई है और टॉवर वाली लाइन थोड़ी बड़ी बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्री थोड़ा छोटा होता है और टॉवर थोड़ा बड़ा होता है। सो हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि बेस है 40 मीटर, मतलब टॉवर और ट्री के बीच में जो गैप है वो 40 मीटर का है, ठीक है। देन हमें ये दे रखा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले हम जरा इनको मार्क कर देते हैं। टॉवर को मैं नाम दे देती हूँ AB और ट्री को नाम दे देती हूँ CD। तो अगर हम टॉवर की टॉप से ट्री की टॉप की तरफ नीचे की तरफ देखें तो ये लाइन ऑफ साइट बन गई हमारी, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। लेकिन हम यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हमें क्या दे रखा है? 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। अब हमसे पूछा गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमने C से A की तरफ लाइन ऑफ साइट बनानी है और फिर हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल देखना है। जब हम C से A की तरफ लाइन ऑफ साइट बनाएंगे तो साथ में हॉरिजॉन्टल C से बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि A से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल बनाई और C से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल बनाई। दोनों हॉरिजॉन्टल हमेशा आपस में पैरेलल होगी ना, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरह से दो एंगल्स बने तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री ही होगा। तो आप आराम से लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ओके, ये आपकी फर्स्ट पार्ट की फिगर बन गई। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको एक वॉल और एक लैडर के बारे में कहा गया है। हम फिर से एक ग्राउंड लेवल बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में। वॉल हमेशा ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ी होती है और लैडर जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से स्लांटिंग होती है वॉल के ऊपर। अब हमने अगर ये वाली सिचुएशन बनानी है तो हमें दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज 10 मीटर है। हमें मालूम है कि ये हाइपोटेन्यूज है 10 मीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल के वर्टिसेस मार्क कर लेते हैं, A, B और C।
हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे, तो इस लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री मार्क कर देते हैं। ओके, अब हमसे पूछा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए हमें ए से सी की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ऑफ साइट देखनी है, जो कि ये लाइन है, और फिर ए से हॉरिजॉन्टल जो बनेगी उसके साथ हमारा जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो फिर वही बात है, ए से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, सी से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमेशा पैरेलल है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होंगे। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 60 डिग्री होगा। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। ठीक है, ये फिगर आपका सेकेंड पार्ट का हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें दे रखा है चाइल्ड एंड अ काइट। अगर फिर से ग्राउंड लेवल पहले बना लेते हैं, अगर यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, या पतंग को देख रहा है, तो हमें दिया हुआ है हाइट 80 मीटर। अब एक बच्चे की हाइट तो 80 मीटर हो नहीं सकती, किसकी हाइट 80 मीटर होगी? काइट की। तो मैं काइट को ग्राउंड से ज्वाइन करके इस तरह से लिख देती हूँ कि ये 80 मीटर्स है। अब अगर मैं इसके नेमिंग करूँ, बच्चे का मैं लिख दूँ AB और काइट की हाइट के लिए मैं लिख दूँ CD। अगर मैंने इस तरह से लेबलिंग कर दी तो हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो मुझे अगर काइट को ऊपर देखना है तो क्या मुझे बी से लाइन बनानी चाहिए? ये ठीक है लाइन? सोचिए, नहीं, ये गलत है। बी से हम लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब ये बच्चा खड़ा हुआ है, ए से बी उसकी हाइट दिखाई गई है, तो क्या वो बच्चा अपने पैरों से काइट की तरफ देख रहा है? बी पे तो उसके फुट होंगे, पैर होंगे, तो वो अपने पैरों की तरफ से नहीं देख रहा, वो अपनी आंखों से देखता है, और आंखें हमेशा ऊपर हैं, यानी ए पॉइंट पर है। तो अगर आप बी से सी को ज्वाइन करके एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री यहाँ दिखाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बी से सी को ज्वाइन नहीं करना, बल्कि ए से सी को ज्वाइन करना है, ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है? ए से तो कोई हॉरिजॉन्टल नहीं बनी हुई, हमने लाइन ऑफ साइट तो देख ली, लेकिन ए से हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो हम खुद बना लेंगे। ए से हम एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और फिर यहाँ पर एक एंगल बनेगा जो कि होगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे कहा गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए हम सी से नीचे ए की तरफ देखेंगे। जब हम सी से ए की तरफ देखेंगे तो सी से ही कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी होनी चाहिए। सी से ए तक की लाइन ऑफ साइट तो है, अब सी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और यहाँ पे ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन सेम थिंग, दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमेशा पैरेलल होती है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का फिगर है। ठीक है, ये तो हमने रिकॉल किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं। अब आगे चलते